तो हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक न्यू मंगा लेके आ गया हूँ। इसका नाम होगा सील स्पिरिट। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें बताया जाता है इस दुनिया में साथ रहने वाली जितने भी चीजें उन सब में से सिर्फ इंसानों के पास स्पिरिट है। तो इस दुनिया में हर एक इंसान एक एक स्पिरिट सीड को पोजेस करते हैं और इन सभी स्पिरिट सीड को कल्टीवेट किया जा सकता है और मैनिफेस्ट भी किया जा सकता है। तो ये जो स्पिरिट मैनिफेस्टेशन है ये हमेशा हर बंदे के लिए डिफरेंट होता है। बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह जो अपना स्पिरिट मैनिफेस्ट करते हैं वो मैनिफेस्टेशन उनका यूनिक वाला स्पिरिट मैनिफेस्टेशन होता है। इसका मतलब स्पिरिट पोजेस करने वाले का नंबर और स्पिरिट को मैनिफेस्ट करने का नंबर टेंस ऑफ मिलियंस में जाता है। इन सभी में से जिन लोगों के पास सुपीरियर एप्टीट्यूड होता है वो अपने स्पिरिट को कल्टीवेट करके मैनिफेस्ट करने के बाद उनको स्पिरिटेड बुलाया जाता है। लेकिन अब यहाँ कोई ह्यूमन मर जाए तो उनके साथ उनका स्पिरिट मैनिफेस्टेशन नहीं मरता। तो यहाँ मरने वाला व्यक्ति का सोल पीसफुली रेस्ट नहीं कर पाता, तब उस व्यक्ति का स्पिरिट मैनिफेस्टेशन का कंट्रोल लूज हो जाता है। उस मोमेंट पे वो स्पिरिट अपने होस्ट के शरीर को यूज करके खुद को री इनकारनेट करता है। मतलब वो बंदा दोबारा जन्म नहीं लेता बल्कि एक कंट्रोल लॉस स्पिरिट मैनिफेस्टेशन जन्म लेता है। 15 साल पहले लियोफेंग सिटी में एक केओस ऑफ इविल स्पिरिट मैनिफेस्ट हुआ था। इस मैनिफेस्टेशन की वजह से पूरा लियोफेंग सिटी को एक ब्लैक मिस्ट ने कवर कर लिया था। ये मिस्ट ऐसा था जो कि हटने का नाम नहीं ले रहा था। तो वो मिस्ट पूरी रात लियोफेंग सिटी को कवर करके रखा था। तो जब अगले दिन वो मिस्ट हटा तब पूरे सिटी में कोने कोने में लाशों का पहाड़ बना हुआ था। लियोफेंग सिटी में जो 20,000 लोग जो परिवार रहते थे उनमें से एक बंदा भी जिंदा नहीं बचा। उस एक दिन में उस ब्लैक मिस्ट की वजह से 20,000 लोग मर गए। ये तो था, लेकिन इसके बाद इस फिनोमेना के होने के बाद केओस ऑफ इविल स्पिरिट का मैनिफेस्टेशन का नंबर चारों ओर बढ़ता ही रहा। इतना कि किसी जगह पे अगर 10 बंदे मर जाए तब उनमें से 9 बंदे ऐसे मिल जाएंगे जिनकी लाशों को केओस ऑफ इविल स्पिरिट ने लेके री इनकारनेट हुआ है। इस वजह से जनता के मन में खौफ पैनिक बढ़ता ही जा रहा था। इस मोमेंट पे ब्यूरो ऑफ कंट्रोल सामने आया। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एलिट्स अमंग एलिट्स स्पिरिटेड्स को गैदर किया और इन 6 डिवीजन को सेटअप किया। तो इन डिवीजन का नाम है, पहला है स्काई, दूसरा है डार्क, तीसरा है स्टार, चौथा है टैलिस्मैन, पांचवा है स्पिरिट और 6वां है कॉर्प्स यानी कि लाशें। इन 6 डिवीजन ने अलग अलग काम चूज किया इविल को एलिमिनेट करने के लिए। तो इन 6 डिवीजन में किसका क्या स्पेसिफिकली काम है ये बता नहीं जाता, लेकिन ये बताया जाता है क्या क्या करना पड़ता है। इविल स्पिरिट को मारना, डेड सोल को कंफर्ट करना, इंसानों को बचाना और लास्टली हमें बताया जाता है कॉर्प्स डिवीजन क्या करता है। जैसे कि नाम है, कॉर्प्स डिवीजन लाशों को उनके होम टाउन, उनके परिवार तक लेके जाता है जिससे स्पिरिट सोल का गर्ज यानी कि गुस्सा कम किया जाए। तो अभी हमारी इस दुनिया की स्टोरी के बारे में ऊपर ऊपर से बता दिया जाता है। अब यह हमें दिखाया जाता है ये 3 साया को, और शायद ये एक पोएम है जो कि चाइनीज में था जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, उसको मैंने हिंदी में बताया तो समझ लेना यार। अलविदा वो जगह जहाँ मेरा जन्म हुआ, अलविदा इस सिटी गॉड को, मेरा एक पैर इन पे और मेरा एक और पैर यंग पे, यू नो यिन यांग। अब इसके बाद हमें ठीक ठीक से दिखाया जाता है 2 बंदा आगे आगे लैंटर्न लेके जा रहा है और एक बंदा पीछे कॉफिन कैरी कर रहा है। तो इनमें से एक बंदा कहता है, सीनियर ब्रदर इस बार की कॉफिन डिलीवरी में कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? मैंने सुना था अभी हम लोग जिस पर्सन को कॉफिन को कैरी करके लेके जा रहे हैं वो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद ही किसी और पर्सन का मिस्ट्रेस बना दिया गया था जबरदस्ती। और तो और उसके हस्बैंड इस चीज को रोकने की कोशिश करने के चक्कर में मारा गया था बेचारा। इससे आगे वो जूनियर और कुछ कह पाता। अपना ये सीनियर कहता है, अरे हम लोग को अब किस दिन पीसफुली मरे हुए व्यक्ति को कॉफिन ले जाने का मौका मिला। तो ये जो सीनियर था, ये जो कह रहा था, इसका नाम है जोंग जॉन। ये बंदा 9 ग्रेड कॉर्प्स एस्कॉर्ट है। तो जोंग जॉन आगे कहता है, अगर हम लोग इविल स्पिरिट मैनिफेस्टेशन को अवॉइड करना चाहते हैं तो हमें और भी जल्दी करना पड़ेगा। आधी रात से पहले अगर हम लोग स्टेशन पे नहीं पहुंच पाए तब कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अब यहाँ इसका जूनियर, इसका नाम है म्यू पियाई सिंह, ये भी 9 ग्रेड कॉर्प्स एस्कॉर्ट है। ये आगे कहता है, आप ठीक कह रहे हैं सीनियर, अगर एक कॉफिन कैरी करने वाला बंदा यूजलेस ना होता तो हम लोग कब का पहुंच जाते। तो यहाँ हमें ठीक ठीक से दिखाया जाता है उस कॉफिन के ऊपर किस तरह कई सारे तलिस्मान लगा के सील किया गया है। और ये बंदा जो कि इस कॉफिन को कैरी कर रहा है इसका नाम है डिंग साओ। तो ये कॉफिन कैरियर है और वो 2 सीनियर 9 ग्रेड कॉफिन एस्कॉर्ट है।
तो यहाँ डिंग साओ उन सीनियर्स की इन बातों को सुन के कहता है, सीनियर ब्रदर्स आप आगे आगे चल सकते हैं, मैं पीछे छूट नहीं जाऊंगा। अब इस बात को सुन के सीनियर जोंग जॉन अपने जूनियर को कहता है, ये कॉफिन 100 केजी जितना भारी है। इस बच्चे ने इतनी देर तक उस भारी वेट को सहते हुए यहाँ तक पहुँच गया। मैंने जैसा कि एक्सपेक्ट किया था वो बच्चा कंट्रोल ब्यूरो का एक जीनियस हुआ करता था। इस बात को सुनकर उसका जूनियर कहता है, जीनियस? अरे काय का जीनियस, वो तो अपना स्पिरिट मैनिफेस्टेशन भी कल्टीवेट नहीं कर पाया। आप अच्छे से जानते हैं स्पिरिट मैनिफेस्टेशन के पार के बगैर वो चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। ये सुनकर उसका सीनियर कहता है, ये बच्चा 8 सालों से ग्रेवलेस कॉफिन कैरियर का काम कर रहा है, तो इसके विल पावर को हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अब इस बात को सुनकर उसका जूनियर कहता है, और अगर उसके विल पावर को छोड़ दिया जाए तब वो एक गंदे कचरे के अलावा कुछ नहीं है, जो कि अपना शर्मनाक चेहरा लेके कंट्रोल ऑफ ब्यूरो के लिए काम कर रहा है। तो अब यहाँ वो दो सीनियर और जूनियर अपने अपने बात तो कर रहा है, लेकिन अपने यहाँ डिंग साओ बताता है, स्पिरिट मैनिफेस्ट होता है दिल में। इस स्पिरिट को दिल में कंडेंस करने पे बाहर मैनिफेस्ट होता है, और जो व्यक्ति स्पिरिट मैनिफेस्टेशन के साथ मर्ज होने में कामयाब होता है उनको स्पिरिट टेस्ट बुलाया जाता है। ये कहते हुए अपना डिंग साओ अपनी आंखें बंद कर लेता है और हमें स्पिरिट पैलेस इंटरनल रिफ्लेक्शन को दिखाया जाता है। जैसे कि मतलब आप लोग भी देख रहे हो, ये अपना डिंग साओ का स्पिरिट पैलेस इंटरनल रिफ्लेक्शन है। यहाँ वो बताता है वो अभी 4888 बार अटेम्प्ट कर रहा है इस स्पिरिट पैलेस इंटरनल रिफ्लेक्शन को। तो यहाँ डिंग साओ इतनी बार ट्राई करने की वजह से वो इंटरनल रिफ्लेक्शन में इतना ज्यादा प्रोफिशिएंट हो चुका है, वो कभी भी मल्टीटास्किंग करते हुए इसको कर सकता है। लेकिन औरों को इस इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए मेडिटेशन करना पड़ता है। वेल 4888 बार अटेम्प्ट ये कोई छोटी बात थोड़ी है। वेल तो इस वाइट डिंग साओ को स्पिरिट पैलेस इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर है, इसका मतलब हम इसको सोल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ डिंग साओ का सोल इस एक या कह लो स्पिरिट सीड इसका करीब आके बैठ के कहता है, लिटिल गाय मैं तेरे साथ 8 साल से रह रहा हूँ, लेकिन मैं आज तक समझ नहीं पाया तो किस तरह के स्पिरिट मैनिफेस्टेशन है। ये कहते हुए एक व्हाइट बोतल निकल लेता है, जिसका मतलब खोलते हुए कहता है, शायद मेरा सारा मेहनत यूजलेस है, लेकिन मैं अभी तक हार नहीं माना हूँ। तो उस बोतल के अंदर एक पानी जैसा कोई चीज था जो मतलब सफेद है। मुझे लग रहा है स्पिरिट कंडेंस का फॉर्म है, मतलब जो मतलब लिक्विड बन गया है। तो इस लिक्विड को उस स्पिरिट सीड में डालते हुए कहता है, लिटिल गाय चलो एक और बार, चल एक और आखिरी बार। ये कहते हुए मतलब डिसअपॉइंट होने ही वाला था, लेकिन वो स्पिरिट सीड जैसे कि आप लोग भी देख रहे हो एक ब्लैक ओरा निकलता है, मतलब स्पिरिट सीड ने फाइनली रिएक्ट किया। अब इस चीज को देख के अपना डिंग साओ एकदम एक्साइटेड होके कहता है, 8 साल, पूरे 8 साल के बाद तूने फाइनली मुझे कोई रिस्पॉन्स दिया। तो अब यहाँ इससे पहले कि अपने एमसी का स्पिरिट मैनिफेस्ट होता, कहीं से एक जायंट गोल्डन तलिस्मान आता है एकदम पिल्लर की तरह। उसके बाद जैसे कि हम लोगों को दिखाया जा रहा है, कहीं से कुछ ज्यादा ही मात्रा में तलिस्मान आके उस स्पिरिट सीट को सील कर देता है। तो यार वो समझ गए ना सील स्पिरिट नेम देने का मतलब क्या है। तो अब अपने यहाँ डिंग साओ इस चीज को फिर से देख के फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है, आखिर क्यों तू मेरे स्पिरिट को कल्टीवेट करने से रोक रहा है, आखिर क्यों तू मेरा स्पिरिट मैनिफेस्टेशन नहीं होने दे रहा है। अरे धत इसकी तो, अगर थोड़ा सा और नहीं, लिटिल गाय मेरी बात सुन। और यहाँ अपना डिंग साओ स्पिरिट पैलेस के बाहर भी चिल्लाते हुए कहता है, तू मेरा है, मैं डिंग साओ, मैं कभी भी स्पिरिट मैनिफेस्टेशन के ऊपर गिव अप नहीं करूंगा, तो तू भी मेरे ऊपर गिव अप मत करना। तो सुन रहे हैं ना। तो जैसे कि मतलब मैंने कहा, अपने डिंग साओ बाहर रियलिटी में भी चिल्लाने लगता है। तो इस चिल्लाने की आवाज को सुनते जूनियर का मतलब तो पहले से ही गुस्सा आ रहा था, तो वो चिल्ला उठता है, अबे तेरे को क्या हुआ, तू अब चिल्ला क्यों रहा है। इस तरफ डिंग साओ को भी होश आ जाता है, ये कह लो वो तो मल्टीटास्किंग कर ही रहा था। तो इससे पहले वो इस चिल्लाने को एक्सप्लेन कर पाता, वो जो सीनियर था किसी चीज को देखकर वो चौंक जाता है और यहाँ डिंग साओ को कहता है, रुक सारा रुक, वहीं पे रुक जा, हिलना मत। और यहाँ हम लोगों को भी दिखाई जाता है अपना डिंग साओ जिस कॉफिन को कैरी कर रहा था उसके अंदर से ब्लैक एनर्जी निकल रहा है, और हमें ठीक से दिखाया जाता है उस कॉफिन को जिस तैलिस्मान से मतलब सील किया गया था वो तैलिस्मान भी काला होने लगता है और उस कॉफिन के ऊपर छेद पड़ जाता है। तो अब यहाँ डिंग साओ भी इस रिएक्शन को देख के समझ जाता है, वो सोचता है क्या चल रहा है, लेकिन अभी तक तो आधी रात के करीब भी नहीं आया, क्या अभी से ही इविल स्पिरिट मैनिफेस्ट हो रहा है। तो यहाँ सीनियर कहता है, डिंग साओ एक कदम भी नहीं। अब हमें दिखाया जाता है अपने डिंग साओ के कॉफिन के ऊपर ये स्पाइडर जैसा भद्दा सा मॉन्स्टर, इसका नाम है ब्लडी वेनम स्पाइडर, और ये क्लास 4 में आता है इविल स्पिरिट के इन्फेंट स्टेट में। तब स्पाइडर मॉन्स्टर जब अपीयर होता है
उसके बाद ही उसके ऊपर एक येलो तलिस्मान आके लगता है, जिसकी रिकॉइल से अपने एम से भी पीछे हट जाता है। अभी इस चीज को देख के वो जूनियर चिल्ला उठता है, अबे वो कचरे का बच्चे, ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता क्या? तेरे को क्या समझ में नहीं आया ना हिलने का मतलब क्या है? तो अब यहाँ जूनियर एक तलिस्मान निकाल के सीनियर ब्रदर को कहता है, सीनियर ब्रदर ये बस एक लो ग्रेड डिमोनिक बीस्ट है, इसको मैं संभाल लेता हूँ, ठीक है? ये सुनकर उसका सीनियर कहता है, ठीक है संभाल ले तू। तो अब यहाँ वो जूनियर परमिशन पाने भी ही उस तलिस्मान को अपने तलवार के ऊपर यूज करता है, जिसकी वजह से मतलब देख रहे हो तलवार आपका लग रहा है, तो उस तलवार से अपने जूनियर एक एनर्जी स्लैश मारता है, जो कि सीधा उस स्पाइडर मॉन्स्टर को लगता है, जिससे स्पाइडर मॉन्स्टर का पूरा कपड़ा ग्लाई कट जाता है। लेकिन इस तरफ उस ताकत की फोर्स की वजह से अपने टिंग साव का कॉफिन का रस्सी टूट जाता है। इस तरह वो जूनियर बड़ी ही तेजी से उस स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर दोबारा तलवार से हमला करते हुए, यूजलेस कचरे के बच्चे, एक कॉफिन को भी तो ठीक से पकड़ के नहीं रह सकता। अब यहाँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इस जूनियर के साथ अपने एमसीके का दिक्कत क्या है। वो छोड़ो, कहानी में आते हैं तो ये जूनियर आगे फिर से चिल्ला उठता है और कहता है, अगर तू जो चीज अंदर सो रहा है उसको डिस्टर्ब कर दिया होता ना, हम लोग यही मर जाते। तो हमें यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, सेलेस्टियल पेस कॉन्टिनेंट में कोई व्यक्ति अगर स्पिरिट मैनिफेस्टेशन को कल्टीवेट करता है, उनको स्पिरिटिस्ट बुलाया जाता है। तो अगर वो व्यक्ति मर जाए तब उनका स्पिरिट मैनिफेस्टेशन इविल बन जाता है, जिसको हम इविल स्पिरिट मैनिफेस्टेशन बुलाते हैं। तो ये स्पिरिट मैनिफेस्टेशन का अपना अपना ग्रेड होता है। तो यहाँ ऐसे स्पिरिट इन्फेंट, स्पिरिट मास्टर, स्पिरिट जनरल, स्पिरिट लॉर्ड, स्पिरिट मानर्क, स्पिरिट किंग, स्पिरिट एम्परर, स्पिरिट सोल और स्पिरिट गॉड। तो अब यहाँ इसके आगे बस इविल लगा दो, तभी इसी रैंकिंग में इविल स्पिरिट मैनिफेस्टेशन भी होता है। तो मैंने अभी अभी जो ग्रेड आपको बताया, उस हर एक ग्रेड को 9 क्लास में बांटा गया है। एग्जाम्पल के लिए वो जो स्पाइडर मॉन्स्टर था वो 4थे क्लास का इविल इन्फेंट मॉन्स्टर था। ये इन्फेंट ग्रेड और हर एक ग्रेड जो मैंने आपको बताया, इस ग्रेड के ऊपर जाने के लिए, जैसे कि वो स्पाइडर मॉन्स्टर था 4थे क्लास का, तो पहले उसे 9वीं क्लास में जाना पड़ता, उसके बाद वो इविल स्पिरिट मास्टर बनता, तब जाके उसका ग्रेड इंक्रीज होता। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे, ये जो ग्रेड को क्लास में डिवाइड किया गया है, ये क्लास में भी सिर्फ एक क्लास ऊपर रहने पे आप कहीं ज्यादा ताकतवर होते हो आपके नीचे जो क्लास है उस बंदे से। तो ये सभी इंफॉर्मेशन अपना टीम से सोच रहा था और आगे सोचता है, ये जो स्पाइडर मॉन्स्टर मरा ये था 4थे क्लास का इविल इन्फेंट स्पिरिट। अभी जो जूनियर है जिसने की बड़ी ही आसानी से स्पाइडर मॉन्स्टर को मार दिया, ये है 5वें क्लास का स्पिरिट इन्फेंट। तो सिर्फ एक क्लास का पावर डिफरेंस इतना ज्यादा होता है। इस पावर डिफरेंस को अपना डिंगसाओ याद करते हुए सोचता है, पता नहीं मुझे कब ऐसा पावर मिलेगा और मेरा स्पिरिट मैनिफेस्टेशन भी। इस तरह वो जूनियर अपने सीनियर ब्रदर को कहता है, अरे स्पाइडर मॉन्स्टर इतना ज्यादा वीक था, अब तो इसे मार के मुझे बुरा लग रहा है। तो अब यहीं पे, इससे पहले वो लोग और कुछ कह पाते, वहाँ पे उसी स्पाइडर मॉन्स्टर के जैसे कई सारे और आ जाते हैं। इतने सारों को देख के उसका जूनियर कहता है, अरे धत, अचानक इतने सारे कहाँ से आ गए? ये सुनकर उसका सीनियर कहता है, पहले तो अपना स्पिरिट मैनिफेस्ट कर और इस फाइट को जल्दी से खत्म कर। तो अब ये लोग अपना स्पिरिट मैनिफेस्ट करने के लिए वही चीज दोहराता है, स्पिरिट मैनिफेस्ट होता है मेरे दिल में, इसे कंडेंस करके मैं मेरे स्पिरिट को बाहर मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। तो अब यहाँ उस जूनियर का जो स्पिरिट का नाम है वो है पर्गेटोरी स्कारलेट फॉक्स, जो कि क्लास 5 के इन्फिन ग्रेड में है। इस तरफ सीनियर का जो स्पिरिट का नाम है सिल्वर मून डेमोनिक वुल्फ है। यहाँ अपना सीनियर का क्लास 6 है जो कि इन्फिन ग्रेड में है ऑब्वियसली। तो यहाँ दोनों अपने स्पिरिट को मैनिफेस्ट करने के बाद उसको आदेश देता है उन स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने का। और जैसे कि दिख रहा है स्पिरिट मैनिफेस्टेशन काफी आसानी से उन स्पाइडर मॉन्स्टर को खत्म कर रहा है। लेकिन इस तरह वो स्पाइडर मॉन्स्टर काफी सारे थे जो कि अपनी कॉफिन की तरफ जा रहा था। अब इस चीज को समझ के अपना सीनियर कहता है, वो स्पाइडर मॉन्स्टर चारों ओर फैला हुआ है, उन लोगों को पहले एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा। इस चीज को मतलब अपने जूनियर को और स्पिरिट मैनिफेस्टेशन को बताता है। तो इस चीज को सुन के वो स्पिरिट मैनिफेस्टेशन ऑरोरा एनाइलेशन का यूज करता है। इस तरह वो फॉक्स हेल फायर का यूज करता है। तो यहाँ इन दोनों की ताकत की वजह से और हमले की वजह से एक धमाका होता है, जिसकी वजह से वो स्पाइडर मॉन्स्टर अपने डिंगसाओ तक पहुंच नहीं पाता। तो अब यहाँ अपना डिंगसाओ इतनी ज्यादा ताकत को देख के अपने मन में सोचता है, तो ये है स्पिरिट मैनिफेस्टेशन का पावर, मैं कब ऐसे स्पिरिट मैनिफेस्टेशन का पावर दिखा पाऊंगा। ये चीज अपना डिंगसाओ सोच रहा था, इसलिए उसका ध्यान कॉफिन के ऊपर नहीं रहा। तो हमें यहाँ दिखाया जाता है ये हाथ को और इसके ऊपर ये ब्लड के छींटे को भी।
इस तरह वो अपना जूनियर सीनियर अपना ताकत दिखा के सारे स्पाइडर मॉन्स्टर को मार के ये जूनियर अपने डिंग साओ को फिर से नीचे दिखने लगता है। लाइक हमारे इन पावर को देख के तू का अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? तूने देखा ना हम जैसे स्पिरिटिस्ट के लिए स्पिरिट मैनिफेस्टेशन ही कैसे सब कुछ है। तेरे जैसा कचरा अगर एक स्पिरिट मैनिफेस्टेशन को कल्टीवेट नहीं कर पाता तब तेरे जैसा हर कोई ऐसे ही कीचड़ में पड़ा रहेगा। अब यहाँ इससे पहले इससे भी ज्यादा कुछ और नीचा दिखाने वाली जलाने वाली बात कर पाता, वो कॉफिन अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट की वजह से अपना डिंग साओ जो नीचे बैठा हुआ था वो साइड में आ जाता है। इस तरफ उसका सीनियर जो था वो पीछे ही खड़ा सब कुछ एनालाइज कर रहा था तो वो और दूर जाके गिरता है। लेकिन ये जो जूनियर था जो कि डिंग साओ को ताना मार रहा था, ये कई लोग ताना से ज्यादा इंसल्ट कर रहा था, इसको वो इविल स्पिरिट गले से पकड़ के एकदम लटका ही दिया। तो यहाँ जैसे कि देख सकते हो वो जूनियर अपने जान बचाने के लिए स्ट्रगल तो करता है, इवन अपने स्पिरिट मैनिफेस्टेशन को भी हमला करवाता है। लेकिन इससे पहले वो स्पिरिट मैनिफेस्टेशन इस इविल स्पिरिट के ऊपर हमला कर पाता, वो इविल स्पिरिट अपने जूनियर का गला ही मरोड़ देता है। तो अब इस जूनियर के मरने के बाद उस इविल स्पिरिट का नजर अपने डिंग साओ के ऊपर पड़ता है। अब इस चीज को देख के अपने डिंग साओ एक स्पीड टेलिस्मैन यूज करके पीछे आ जाता है। अब अपने डिंग साओ के लिए फीमेल ज़ॉम्बी बेहद ज्यादा ताकतवर था। उस तरह वो सीनियर अपना स्पीड मैनिफेस्ट करके उस फीमेल ज़ॉम्बी के ऊपर हमला कर देता है और कहता है तेरी हिम्मत कैसे ही इविल स्पिरिट तो मेरे सामने कैसे आया। तो अब इस चीज को देख के ऐसा लग रहा था कि वो फीमेल ज़ॉम्बी तो गया, लेकिन तभी क्या वो फीमेल ज़ॉम्बी एक ही बार में उस स्पिरिट मैनिफेस्ट को फाड़ देता है, जिस वजह से अपने सीनियर को भी चोट लग जाता है। अब इस फीमेल ज़ॉम्बी की इस ताकत को देख के वो सोचता है ये इविल स्पिरिट मैनिफेस्टेशन इतना ज्यादा ताकतवर क्यों बना? क्या ये चीज किसी और चीज के कांटेक्ट में आया? जैसे कि पहले ही दिखाया गया था वो फीमेल ज़ॉम्बी स्पाइडर ब्लड के कांटेक्ट में आया था। यहाँ वो सीनियर आगे सोचता है इस सिचुएशन में मैं सिर्फ क्वाड्रुपल लॉक स्पेल का ही यूज कर सकता हूँ, लेकिन अभी जब ये जूनियर मरा गया मैं स्पेल का यूज भी करूँ तभी इसकी फुल ताकत को मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। ये सोचते हुए अपने सीनियर डिंग साओ को आवाज देता है और पूछता है डिंग साओ क्या तुझे पता है क्वाड्रुपल लॉक स्पेल के बारे में? तो ये चीज जब वो सीनियर बता रहा था उसी वक्त वो इविल स्पिरिट अपने सीनियर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से अपना सीनियर ठीक से डॉच नहीं कर पाता और वो इविल स्पिरिट अपने सीनियर को मारने ही वाला था। तभी डिंग साओ बताता है मैं तुम्हारे बच्चे से मिला हूँ। तो यहाँ जैसे कि इस फीमेल ज़ॉम्बी का स्टोरी है, इसके बच्चे को जन्म देने के बाद ही इसके साथ क्या कांड हुआ तो इसका लास्ट वॉइस गेस करना उतना ही ज्यादा मुश्किल नहीं था। इसी चीज का फायदा अपने डिंग साओ उठाता है, जिस वजह से वो फीमेल ज़ॉम्बी रुक भी जाता है और रुक के कहता है मेरा बच्चा। तो अब इस चीज को सुन के अपने डिंग साओ समझ जाता है उसका काम बन गया। तो यहाँ वो बात करने लगता है कैसे वो उसके बच्चे से मिला है और किस तरह उसका बच्चा बिल्कुल उसकी तरह दिखता है। ये सभी बातें करते हुए अपना डिंग साओ मन में सोचता है कोर्प्स डिवीजन के बुक में किस तरह बताया गया है अगर स्पिरिट मैनिफेस्टेशन इस तरह इविल भी बन जाए तब भी उसका सबकॉन्शियस माइंड वहीं पे मौजूद होता है। तो अब यहाँ जैसे कि प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया स्पिरिट मैनिफेस्ट होने के बाद उस व्यक्ति का क्या बनता है, तो पहले जैसे कि मैंने बताया था सिर्फ एक आउट ऑफ कंट्रोल इविल स्पिरिट अपने होस्ट का कॉर्प्स को लेके रीइनकार्नेट होता है। तो वैसा कंप्लीटली नहीं है, क्योंकि वो कॉर्प्स एक वक्त पे उस स्पिरिट के साथ हार्मनी के साथ रह रहा था। तो उस कॉर्प्स का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा से ही मौजूद रहेगा। तो जैसे कि दिख रहा है अपने डिंग साओ की बातें की वजह से वो फीमेल ज़ॉम्बी मेरा बच्चा किधर है, मेरा बच्चा कहाँ है, ये सब कुछ चिल्लाने लग रहा है। तभी ये दोनों मिलके वही क्वाड्रुपल लॉक फॉर्मेशन लगाता है, जिसकी वजह से वो फीमेल ज़ॉम्बी बांध जाता है इस तरह। तो इस चीज को देख के अपना सीनियर टेलिस्मन लेके मंत्र पढ़ के उस फीमेल ज़ॉम्बी को काबू में ले आता है। तो यहाँ जब वो फीमेल ज़ॉम्बी काबू में आ जाता है अपने सीनियर की सांस में सांस आता है। यह सीनियर कहता है अरे बाप रे, आप जब इस इविल स्पिरिट को सप्रेस करने में कामयाब रहे, हम पता है हम लोग लकी रहे। अगर तो क्वाड्रुपल लॉक स्पेल नहीं जानता ना तब पता नहीं क्या हो जाता। ये सुनकर अपना डिंग साओ कहता है मैं तलिस्मन लेके अपने आप प्रैक्टिस करता था, लेकिन यहाँ मुझे लगा नहीं था आज मुझे मौका मिलेगा इसको रियल में यूज करने का। तो यहाँ वो लोग अपना बात कर ही रहे थे तभी उस इविल स्पिरिट से कुछ ज्यादा ही ऑरा निकलने लगता है। वो जो तलिस्मन लगाया गया था वो भी जल जाता है, अपना उस फीमेल ज़ॉम्बी का पेट फूल जाता है और वो क्वाड्रुपल लॉक स्पेल टूट जाता है। तो यहाँ वो इविल स्पिरिट इवॉल्व होके एक 6th आई ब्लडी पॉइजन स्पाइडर बन जाता है। इसका क्लास सीधा 9th हो जाता है।
लेकिन ग्रेट अभी भी इन्फिनिटी है। तो जैसा कि दिख रहा है अपने इविल स्पिरिट का ट्रांसफॉर्मेशन की प्रेशर की वजह से, या शायद वो इविल स्पिरिट ट्रांसफर होकर एक फटका देता है, जिसकी वजह से अपना डिंग साओ अधमरी हालत में ऐसे दिख रहा है अपने सीनियर ब्रदर को, जो कि इस इविल स्पिरिट के मुंह में जा रहा है। निगलने के बाद उसकी नजर अपने डिंग साओ के ऊपर पड़ता है, जो कि इस तरह आधी मरी हालत में पेड़ से किसी तरह खुद को सहारा देते हुए अपने मन में सोच रहा है, मेरा शरीर हिल नहीं रहा है। यहाँ इससे पहले और कुछ हो, वो 6 आई स्पाइडर मॉन्स्टर अपने एक पैर डिंग साओ के शरीर के ऊपर इस तरह घुसा के मतलब उठा लिया है, जैसा कि दिख रहा है। यह अपना डिंग साओ अपने आखिरी मोमेंट में सोचता है, मैं पिछले 8 साल से कड़ी मेहनत किया। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि ये लड़की अपने भाई को हाथ दिखाते हुए कहता है, भैया मैं आपके लिए इंतजार करूंगा। तो ये लड़की अपने डिंग साओ का बहन है, इसका नाम है लिंगर। इस चीज को अपने डिंग साओ याद करते हुए सोचता है, ऐसा लगता है लिंगर मैं मेरे प्रॉमिस को रख नहीं पाऊंगा, मैं यहाँ इस तरह से मरना नहीं चाहता। इसके ही बाद हमें वही स्पिरिट पैलेस इंटरनल रिफ्लेक्शन को दिखाया जाता है। यहाँ वो स्पिरिट सीट कहता है, क्या तो अब यहाँ गिव अप करने वाला है। इस चीज को अपना डिंग साओ सुन के कहता है, गिव अप? मैं? क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए? कैसे कैसे मैं जस्ट यहाँ मर सकता हूँ? ये कहते हुए अपना डिंग साओ एकदम देख रहे हो ब्लैक ब्लैक ओरा निकल रहा है, उसके आंखें देख के लग रहा है वो बजर्क मोड में चला गया है। यह वो अपने शरीर में धंसा हुआ स्पाइडर के लेग को पकड़ के पिचका के तोड़ देता है, जिसका मतलब देख रहे हो उसका हाथ भी अब लाल हो चुका है। तो यहाँ दिखने में ऐसा लग रहा है अपना डिंग साओ मरने के बाद ही उसका इविल स्पिरिट मैनिफेस्ट होके उसके शरीर में रिबॉर्न हो गया है। तो अब यहाँ दिखने में ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ अपना डिंग साओ उसी बजर्क मोड में अपने 6 आई स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर झपट्टा मारता है। और जैसे कि आप लोग भी देख रहे हो उस स्पाइडर मॉन्स्टर के सर को पकड़ के वो क्रेजी तरीके से हंसते हंसते उस स्पाइडर मॉन्स्टर के सर को ही नीचे जमीन में गाड़ देता है। उसके बाद ही हमें अगले सीन में दिखाया जाता है उस एक ही बार से वो स्पाइडर मॉन्स्टर मर गया। तो यहाँ डिंग साओ उसी क्रेजी मोड में उस स्पाइडर के सर को ऊंचा उठाते हुए कहते हैं, डिलीशियस। शायद यहाँ वो स्पाइडर का एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है। इस चक्कर में एनर्जी का एक बेहद ही बड़ा ब्लास्ट आसमान में कहीं दूर से दिखाई दे रहा है। तो इसी पास से ये बंदी गुजर रहा था। तो यहाँ उसे महसूस हो जाता है उस तरफ से 2 बेहद ही ताकतवर इविल प्रेजेंस उसे महसूस हो रहा है। तो ये चीज तो सभी जानते हैं, आजकल सभी जगह से रिपोर्ट आ रहा है किस तरह इविल स्पिरिट मैनिफेस्ट हो रहा है। वो यही चीज सोचते हुए जा रहा है कि यहाँ कोई कैजुअलिटीज ना हो। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें इस जगह को दिखाया जाता है और इस बुढ़े को, जो कि शायद ये तालिस्मान बना रहा है। तो इसका तालिस्मान किसी वजह से जल जाता है। इस चीज को देख के बूढ़ा कह रहा है, तो वो फाइनली आ चुका है। एक वॉन्ड कभी भी एक ड्रैगन को बांध के नहीं रख सकता है। एक न एक दिन उस ड्रैगन को अपने केज को तोड़ के बाहर तो आना ही था। तो यहाँ शायद आप लोगों को कनेक्शन समझ में आ रहा है। ये बुढ़ा किस तरह से रिलेटेड है अपने डिंग साओ का स्पिरिट मैनिफेस्टेशन के होने के बाद वो टैलिस्मैन आने की वजह। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आगे स्टोरी में क्लियर कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें स्पिरिट पैलेस इंटरनल रिफ्लेक्शन को दिखाया जाता है। तो वो स्पिरिट मैनिफेस्टेशन का सीट इस तरह टैलिस्मैन से कवर होने के बावजूद भी बीच में एक काला काला दिख रहा है, उसने फाड़ दिया। तो ये सीट अपने डिंग साओ के सोल को उठाने की कोशिश कर रहा है। मास्टर अब जाग जाइए मास्टर। तो इस आवाज को सुन के अपने डिंग साओ को भी होश आ जाता है। या वो होश आते हुए कहता है, कौन है यहाँ बात कर रहा है। यह सुनकर वो स्पिरिट सीट कहता है, मास्टर ये मैं हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ अपना डिंग साओ इस तरह अपने स्पिरिट सीट को बात करते हुए देख के, क्या तू मेरे से बात कर रहा है, इसका मतलब मैं स्पिरिट मैनिफेस्ट करने में कामयाब रहा। तो यहाँ डिंग साओ अपना स्पिरिट मैनिफेस्टेशन को ताकत को चेक करके कहता है, ये ताकत तो स्पिरिट मैनिफेस्टेशन का है। तो यहाँ वो स्पिरिट सीट अपने मास्टर की इतनी खुशी देख के कहता है, मास्टर ये हुआ क्योंकि आपने 8 सालों से कड़ी मेहनत की है, लेकिन मास्टर मैं अभी भी फुल्ली हैच नहीं हुआ हूँ, इसलिए मैं फुल मैनिफेस्टेशन का पावर दे नहीं पाया। इसलिए मैं सिर्फ आपको 5 स्टार स्पिरिट मैनिफेस्टेशन का ही ताकत दे सकता हूँ। तो यहाँ ये बात सुनकर अपना डिंग साओ सोचता है, क्या 5 स्टार स्पिरिट मैनिफेस्टेशन? लेकिन यहाँ दिखने में ऐसा लग रहा है यहाँ तो सिर्फ छोटा सा क्रैक ही आया है, इतने में ही इतना ज्यादा ताकत। अगर ये कम्प्लीटली हैच हो जाए तब मैं इससे आगे अपना इनसे और कुछ सोच पाता। यहाँ वो स्पिरिट सीट आगे बात करता है, मास्टर इस बार का मामला एक इमरजेंसी था, इसलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं रहा, आपको सिर्फ थोड़ा सा स्पिरिट मैनिफेस्टेशन का ताकत
जो आपके शरीर ने अवेकन किया उस ताकत को देना पड़ा, लेकिन मैं एक्सीडेंटली कंट्रोल खो के अपना कुछ ज्यादा ही ताकत यूज कर लिया। इस वजह से मैं बेहद ही ज्यादा थक गया हूँ। ये सुनकर अपना डिंगसाओ कहता है, ठीक है तो फिर तो अब यहाँ अच्छे से रेस्ट कर। ये सुनकर स्पिरिट सीड भी कहता है, मास्टर प्लीज आप आपका ख्याल रखना। तो अब यहाँ स्पिरिट पैलेस के बाहर हमें दिखाया जाता है, मतलब रियलिटी में अपना डिंगसाओ वहीं पे आंखें बंद करके खड़ा था। तो उसे यहाँ होश आता है। तो यह वो आसपास के तबाही को देख के सोचता है, क्या मैंने सब कुछ किया? वो लिटिल गाय की ताकत कुछ ज्यादा ही है। हाँ, ये सोचते अपने डिंगसाओ की नजर वो सीनियर ब्रदर के ट्रैक के ऊपर पड़ती है। तो इस टैग को जब वो उठाने जाता है तभी पीछे से एक रिएक्शन होता है, जिसको महसूस करके अपना डिंगसाओ एकदम पैनिक हो जाता है। सोचता है, क्या अभी तो को मरा नहीं है? तो ये सोल फॉर्म उस लड़की का है जिसका मतलब लाश को अपने घर पे ले जाया जा रहा था। तो इसका नाम है यांग यांग। ये अपने डिंगसाओ को कहता है, मिस्टर प्लीज आप डरिए मत। तो यह अपने डिंगसाओ ये देख के कहता है, क्या तुम मेरे से बात कर रहे हो? यह सुनकर लड़की कहता है, मिस्टर आपका शुक्रिया जो आपने मुझे इविल स्पिरिट मैनिफेस्टेशन से आजाद करवाया। तो क्या आप सच में मेरे बच्चे से मिले हैं? क्या वो सही सलामत तो है ना? मेरा सोल कुछ ही देर में डिसअपेयर हो जाएगा। मैं जाने से पहले सिर्फ एक बारी से ही मैं मेरे बच्चे को देखना चाहता हूँ। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे एक बार प्लीज मेरे बच्चे से मिला दीजिए। तो इन बातों को सुनकर अपना डिंगसाओ तो कुछ कह ही नहीं पाता, लेकिन वो एक सोल प्रिजर्विंग टैलिस्मैन निकल लेता है। तो ये टैलिस्मैन उस लड़की का सोल का एक विश को कलेक्ट करके रह गया, जो कि आगे जाके उसका जो आखिरी विश है इसको फुलफिल किया जाना संभव होगा। तो इस टैलिस्मैन को अपना डिंगसाओ आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये बात सच है कि मैं आपके बच्चे से नहीं मिला हूँ, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ मैं आपके बच्चे से आपको जरूर मिलाऊंगा। तो आप इस टैलिस्मैन में आ जाइए। मैं जब ली मैंसन में पहुंच जाऊंगा तब आपका विश सच हो जाएगा। आपको मुझे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कॉर्प्स डिवीजन का ड्यूटी है सोल को पीसफुली रेस्ट करवाने का। तो अभी इस सीन के बाद उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अब इस तबाही वाले लोकेशन में पहुंच गया है। तो यहाँ आके आसपास के तबाही को देख के सोचता है, दिखने में ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ ज्यादा ही इंटेंस लड़ाई हुआ था। पास में ही चित्रे उड़े हुए बूट को उठाते हुए सोचता है, दिखने में ऐसा लग रहा है ये तो कॉफिन है ब्यूरो ऑफ कंट्रोल का। उसके बाद जब वो करीब आके देखता है तब उसे पता चलता है सिक्स्थ आई ब्लड पॉइजन स्पाइडर के बारे में। इसको देखकर चौंक के सोचता है, इसकी हालत किसने ऐसा की है? तो अभी यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें सुबह का वक्त को दिखाया जाता है। जिस सिटी में ली मैंसन था, अपने डिंगसाओ उस सिटी के रास्ते से होते हुए लिंग मैंसन में जा रहा था। तो यहाँ आसपास के लोग बात करने लगता है अपने डिंगसाओ का हालत देख के, और उसके छेद दिखाई दे रहा है, इसके पीछे भी ऐसा ही छेद है। तो ये कॉप्स डिवीजन का है। ये भी उन लोगों को ठीक ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उनमें से कंफर्म करता है कि ये कॉप्स डिवीजन का ही लोग है। ये सुन के एक बंदा कहता है, तो क्या सच में फिर से इविल स्पिरिट मैनिफेस्ट हुआ? ये सुन के एक और बंदा कहता है, तो अगर ऐसा ही है इविल स्पिरिट मैनिफेस्ट हुआ था तो ये कॉफिन कैरियर अभी तक जिंदा क्यों है? तो इन सभी बातों के बीच से अपने डिंगसाओ ली मैंसन में जाता है। तो ली मैंसन से ये बंदा बाहर आता है। तो यहाँ अपना डिंगसाओ उस बंदे को बताता है, मैं वो बंदा हूँ जो कि रिस्पॉन्सिबल है कॉफिन कैरी करके यहाँ लेके आने का। तो आप क्या बता सकते हैं सोल रिटर्नर अभी यहाँ पहुंचे या नहीं? ये सुनकर वो बंदा कहता है, नहीं अभी तक सोल रिटर्नर पहुंचे नहीं है, और आपको देख के ऐसा लग रहा है इन नियर को इविल स्पिरिट ने पोजेस किया था, है ना? ये सुनकर अपना डिंगसाओ कहता है, हाँ ये बात सच है। तो लास्ट तो अब रहा नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सोल रिटर्नर्स के साथ बात कर लूंगा। तो आप यहाँ आप क्या बता सकते हैं इन नियर का बच्चा कहाँ है? तो बंदा अपने वाइफ को बुलाता है और उसके साथ, ये जो बच्चा दिख रहा है ना, ये है वो बेबी। तो इस बंदे का वाइफ अपने डिंगसाओ को कहता है, ये बच्चा मेरी डॉटर इन लॉ का सिस्टर का है। यहाँ हम लोग का भी कोई बच्चा नहीं है, इसलिए हम लोग इस बच्चे को अडॉप्ट कर लिए। तो इन सभी बातों को सुन के अपना डिंगसाओ उस सोल प्रिजर्विंग टैलिस्मैन को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से इंगनियर का सोल आखिरी बार उसके बच्चे को देख पाता है, आखिरी बार गले लगा पाता है सोल फॉर्म में से ही। तो इंगनियर रोते हुए कहता है, मेरा बेबी, भगवान का लाख लाख शुक्र है तू अभी तक जिंदा है। तो अब यहाँ अपना डिंगसाओ कहता है, इंगनियर, मरे हुए और जीवित पर्सन का दुनिया अलग अलग है। तुम्हारा बच्चा अभी भी वीक है, यह तुम्हारा आखिरी विश भी फुलफिल हो चुका है, तो अब वक्त हो चुका है जाने का। ये सुनकर स्पिरिट अपने उस आंटी को कहता है, आंटी प्लीज मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा। ये सुनकर वो आंटी भी कहता है, फिक्र मत करो,
हम लोग तुम्हारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये सुन के इंजीनियर का स्पिरिट शुक्रिया बोल के हवाओं में घुल जाता है। तो वो सोल डिसिपेट होने के बाद ही उस बच्चे का मतलब आंखें खोल जाता है। वो अब रोने लगता है। ये देख के अपना डिंगसाओ कहता है, बाहर अभी काफी सर्दी है, आप लोग प्लीज बच्चे को अंदर ले जाइए। और आगे बताता है, अंकल ली, इस ली मेंशन तक पहुंचते पहुंचते मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, क्या मुझे थोड़ा पानी देंगे? ये सुन को अंकल ली कहता है, जरूर जरूर, क्यों नहीं। तो अंकल ली यहाँ अपने डिंगसाओ के लिए पानी लेने अंदर जाता है, लेकिन वापस आने पे क्या देखता है, अपना डिंगसाओ कुछ पैसे देके वापस लौट रहा था। तो यह अपना डिंगसाओ गांव के बाहर सीनियर ब्रदर के बैग में क्या कुछ चीज है ये देखते हुए जा रहा था। तो अपने उस सीनियर ब्रदर के बैग में 36 तलिस्मान था, 500 सिल्वर था और 150 ग्राम स्प्रिट डस्ट के साथ एक वैल्यूएबल शॉर्ट था। इन चीजों को देख के अपना डिंगसाओ सोचता है, बेचारा सीनियर ब्रदर, उनके पास अपना ना कोई फैमिली था ना कोई कंपेनियन जिनको मैं इन चीजों को ये सोच ही रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर स्प्रिट पर्ल ऑफ किरण के ऊपर पड़ती है। तो इस पर्ल का यूज किया जाता है क्रिटिकल सिचुएशन में अपनी स्किल के पावर को कई गुना ज्यादा एम्पलीफाई करने में। तो इस जैसे किसी कीमती चीज को सीनियर ब्रदर के बैग में अपना डिंगसाओ देख के सोचता है, उसे नहीं लगा था सीनियर ब्रदर के पास इतनी कीमती चीज भी मौजूद होगा। ये सोचते हुए अपना डिंगसाओ उस पर्ल को बाहर निकल के ठीक से देखते हुए सोचता है, अगर सीनियर ब्रदर इस पर्ल को उस सिचुएशन में यूज कर लेता तब उसका जान बच जाता, लेकिन उसने इसको यूज क्यों नहीं किया? ये सब कुछ वो सोच ही रहा था। लेकिन उसके पीछे से आवाज आता है, कॉफिन कैरियर के पीछे से कभी भी कॉफिन गायब नहीं होता। तो ये बात जिसने कहा था वो था ये बंदी, इसका नाम है लू फे येन। ये बंदी 9 ग्रेड का सोल रिटर्नर है। तो ये आगे बताता है, जूनियर ब्रदर, तुमने बिना परमिशन के टीम को छोड़ा है, तुम जानते हो ना इसका पनिशमेंट क्या होगा? ये सुनकर अपना डिंगसाओ अपने सीनियर बंदे को ग्रेट करते हुए अपने मन में सोचता है, मेरा अभी तक पूरी तरह से स्पिरिट मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है। इस कंडीशन में मैं अगर सच भी बोल दूं, पहली बात तो ये वो मेरे पर विश्वास नहीं करेगा, दूसरी बात ये होगा मेरे स्पिरिट पैलेस में एक ब्लैक मिस्ट को देख के वो मुझे इविल स्पिरिट पोसेसर कह देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है इविल स्पिरिट पोसेसर को सीधा सीधा मार दिया जाता है। ये सोचते हुए अपना डिंगसाओ सीनियर सिस्टर को कहता है, मैं जिस फीमेल कॉर्प्स को कैरी कर रहा था वो रास्ते में ही इविल स्पिरिट मैनिफेस्टेशन का शिकार हो गया था, जिसको रोकने के चक्कर में 2 सीनियर स्कॉट ब्रदर्स मारा गया। मैं भाग्य से मेरा जान बचा के उस सिचुएशन में भागने में कामयाब रहा, इस वजह से मैं अभी कॉफिन कैरी नहीं कर रहा हूँ। सीनियर सिस्टर प्लीज इस चीज के ऊपर गहराई से इन्वेस्टिगेट कीजिए। इस बात को सुन के ये सीनियर सिस्टर कहता है, अच्छा तो तू कह रहा है 9th ग्रेड स्कॉट वॉरियर? अब यार वो लोग 9th ग्रेड का नहीं थे, मतलब एक 6th का था और एक 5th का था, शायद यहाँ ट्रांसलेटर की गलती होगी। इविल स्पिरिट मैनिफेस्टेशन के आवर ऑफ रात को नहीं जानते, तो ये आवर ऑफ रात का वक्त एक्चुअली रात 11 बजे से 1 बजे तक है, जिस पर मैं वो जूनियर बात कर रहा था ना, हमें मिडनाइट होने से पहले स्टेशन में पहुंचना पड़ेगा। यह वो सीनियर सिस्टर आगे बताता है, इन बातों को छोड़, जहाँ तो स्कॉट वॉरियर मारा गया उस जगह पे तेरे जैसा कोई एक कॉफिन कैरियर जिंदा बच गया। तू यहाँ मुझे कह रहा है इस बात के ऊपर मैं विश्वास कर लूं? ये सुनकर अपना डिंगसाओ कहता है, जिस फीमेल कॉर्प्स का मैं कॉफिन कैरी कर रहा था वो इविल स्पिरिट मैनिफेस्टेशन के शिकार होने के बाद एक 6 आई ब्लडी पॉइजन स्पाइडर बन गया था। वैसे खतरनाक इविल स्पिरिट को रोकने के चक्कर में ब्रदर जोंग और म्यू मारा गया, लेकिन उसी वक्त एक मिस्टीरियस मास्टर आके उस इविल स्पिरिट को मार गिराता है। इस वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ। ये सुन के अगर सीनियर सिस्टर फिर भी मेरे ऊपर डाउट कर रहा है तो अभी सोल रिटर्नर टेलिस्मैन को चेक कर सकते हैं, जिसमें उस औरत के सोल के कुछ रेमिनेंस रह गए हैं। ये सुनकर उस सीनियर सिस्टर अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है ये सच है, वरना एक कॉफिन कैरियर किस तरह 2 स्कॉट वॉरियर को मार सकता है। इसके बाद वो सीनियर सिस्टर अपने मन में आगे सोचता है, लेकिन ये फैक्ट क्लियर नहीं होता कि इस बंदे ने उस चीज को लिया है कि नहीं, तो वो क्या चीज है आपको शायद समझ में आ गया। आप ये सोचते हो सीनियर सिस्टर अपने डिंगसाओ को बताता है, तेरा ये शॉर्ट मुझे कुछ फेमिलियर सा लग रहा है। ये कहते हो सीनियर सिस्टर अपने डिंगसाओ के ऊपर हमला कर देता है और हमला करते हुए कहता है, मैं सोच रहा था तो इस शॉर्ट की तरह कितने और ट्रेजर को हासिल किया है। ये सुनकर अपना डिंगसाओ सोचता है, कोई और ट्रेजर? क्या ये बंदी उस स्पिरिट पर्ल के बारे में कह रहा है?
अगर मैं इस सिचुएशन में उस स्पिरिट पर्ल को इस सीनियर सिस्टर को दे दूं तो ये मुझे सीधा सीधा उन दो सीनियर ब्रदर का किलर डिक्लेयर कर देगा। तो यहाँ अपना टिंग साओ उस हमले से पीछे आके सीनियर सिस्टर को कहता है, सीनियर ब्रदर जोंग ने इविल स्पिरिट मैनिफेस्टेशन होने से पहले मुझे ये शॉर्ट दिया था खुद को बचाव के मकसद से। सीनियर सिस्टर, अगर आप इस शॉर्ट को चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं, प्लीज इस तरह फेलो डिसाइपल को चोट मत पहुंचाइए। ये सुनकर वो सीनियर सिस्टर कहता है, अब वो ये एक्टिंग करना बंद कर। मैं जितना जोंग जॉन को जानता हूँ वो कभी भी अपना ये स्पेशल शॉर्ट किसी और के हाथों में नहीं देगा। इसका मतलब सिर्फ एक ही है, तूने इस शॉर्ट को चुराया है। अब जल्दी से बता इस शॉर्ट के साथ और तूने क्या क्या चुराया है। ये बोलते हुए हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। देख, मैं तेरे को छोड़ सकता हूँ अगर तू मुझे स्पिरिट पर्ल ऑफ ग्रीन को दे देगा। इस तरफ अपना टिंग साओ किसी तरह खुद को डिफेंड करते हुए सोचता है, ये बंदी लू फे यन एक 7 स्टार स्पिरिट अफसल है। मैं अब यहाँ कुछ भी कर लूँ, मैं इसका ओपोनेंट बिल्कुल नहीं हूँ। ये सोचते हुए अपना टिंग साओ उस शॉर्ट के ऊपर एक वेपन तेलेसन यूज करता है, जिसकी वजह से उस सीनियर सिस्टर का एक जोरदार हमला वो रोक लेता है। इस चीज को देख के वो सीनियर सिस्टर मन में सोचता है, एक ऑर्डिनरी वेपन तेलिस्मैन किस तरह मेरे स्पिरिट पावर को ब्लॉक कर सकता है। इस अचंभे भरे स्टेट को अपना टिंग साओ नोटिस करके एक हेस्ट यानी कि भागने वाला तेलिस्मैन यूज करता है। तो जैसा कि दिख रहा है, हम लोगों को लगा अपना टिंग साओ अब यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन तभी कहीं से ये दोनों बंदे आके अपने टिंग साओ को रोक लेता है। तो अब इस टोपी वाले का नाम सांचो सू है और ये 9th ग्रेड का सोल रिटर्नर है। इस तरह इस मोटे वाले का नाम मियाओ सू है और ये 8th ग्रेड का सोल रिटर्नर है। तो अभी सिचुएशन ऐसा है, अपने टिंग साओ कुछ भी कर ले वो यहाँ से भाग नहीं पाएगा। इस चीज को देख के वो सीनियर सिस्टर कहती है, बॉस अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो सला ये मोटा 8th ग्रेड का बंदा इन लोगों का बॉस है, जो कि कहता है, मेरे को स्पिरिट पर्ल किरण दे दे ठाकुर। ये बोल के वो अपना स्पिरिट मैनिफेस्ट करता है। तो अभी इस स्पिरिट का नाम है ब्रूड ब्लैक बियर और ये स्पिरिट क्लास 9 का इन्फिन स्टेट में है। तो यहाँ सिर्फ स्पिरिट मैनिफेस्टेशन का हाथ अपने टिंग साओ को पकड़ कर उठा लेता है। इस तरफ अपना टिंग साओ चिल्ला के कहता है, मुझे सच में नहीं पता वो स्पिरिट पर्ल क्रेन किधर है। सीनियर ब्रदर, आप ये ठीक नहीं कर रहे, आप सेक्ट का रूल तोड़ रहे हैं। इस तरह जूनियर ब्रदर को चोट पहुंचा के ये सुन के मोटा बॉस अपने स्पिरिट मैनिफेस्टेशन का हाथ को और जोर से कस देता है। इस वजह से अपना टिंग साओ कुचले जा रहा है। उसी वक्त हमें स्पिरिट पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ मतलब आप देख रहे हो उस स्पिरिट सीट का होल अब कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है और उस होल से इस तरह रेडिस ब्लैक ओड़ा निकल रहा है। इस तरह बाहर अपना टिंग साओ सोचता है, अगर मैं अभी अपना स्पिरिट पावर यूज ना करूं तो मैं यही मर जाऊंगा। ये सोचते हो वो अपना स्पिरिट पावर यूज कर लेता है। अब इतनी ज्यादा स्पिरिट पावर को देख के ये टोपी वाला बंदा कहता है, अरे ये बंदा अनअवेकन है ना, तो फिर ये कैसे स्पिरिट पावर यूज कर रहा है। ये सुन के मोटा बॉस कहता है, ये हरामज़ादा स्पिरिट पर्ल ऑफ ग्रीन के लास्ट बचे कुछ पावर को रिलीज कर रहा है। चल देखते हो कब तक इसको रिलीज कर पाएगा। इस तरफ हम लोग तो जानते हैं अपना टिंग साओ कोई स्पिरिट पर्ल का पावर यूज नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ वो स्पिरिट पावर रिलीज होने की वजह से एक धमाका होता है। तो अब यहाँ जब धमाके के धुआं साफ होता है तब अपना टिंग साओ वहाँ से भाग गया था। ये देख के वो टोपी वाला बंदा अपने बॉस को कहता है, क्या मैं उसके पीछे जाऊं? ये सुन के मोटा बॉस कहता है, नहीं अभी कोई जरूरत नहीं। इस बंदे ने जो स्पिरिट पावर को रिलीज किया वो काफी विचित्र था। मुझे डर है वो बंदा हमसे कुछ ज्यादा ही दूर भाग गया है। ये सुनकर टोपी वाला बंदा कहता है, क्या उसने अपना इन्फिन स्पिरिट सेल को तोड़ दिया? ये सुन के सीनियर सिस्टर कहता है, तो अगर ऐसा है तो हम लोग को और भी ज्यादा मुश्किल होगी उस पर्ल को हासिल करने में। अभी मोटा बॉस उन दोनों को ये बातों को सुन के कहता है, एक मरे हुए इन्फिन स्पिरिट किस तरह अपने सेल को ब्रेक कर सकता है भला? इस बार बस वो लक्की था, लेकिन मैं ब्यूरो में लौटने के बाद उसने ये जो किया ना, इसका कीमत जरूर वसूलूंगा। इस तरफ अपना टिंग साओ कंट्रोल ऑफ ब्यूरो के साउथ साइड डिवीजन में आ चुका है। यह वो दरवाजे के बाहर हाफते हुए कहता है, फाइनली मैं ब्यूरो में वापस आ गया। अब मुझे जल्दी से जल्दी सेक्रेटरी को क्या कुछ हुआ है बताना पड़ेगा, वरना ये चीज और भी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना टिंग साओ हॉल ऑफ रिकॉर्ड में आता है। तो अब यहाँ ये हॉल ऑफ रिकॉर्ड का बंदा अपने टिंग साओ को देख के कहता है, मैंने सोचा नहीं था इस बार के इंसिडेंट में जो एक सर्वाइवर बचा वो एक कॉफिन कैरियर निकल जाएगा। ये सुनकर अपना टिंग साओ कहता है, हाँ मैं थोड़ा लक्की निकल गया, लेकिन ऐसा लग रहा है क्या हुआ आपको पहले से ही पता है। ये सुनकर वो हॉल ऑफ रिकॉर्ड का बंदा कहता है, डेड स्पिरिट लैम्प अचानक चेंज के साइन दे रहा था। इसके बाद अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था ये चेंज क्यों हो रहा है। तो इविल स्पिरिट मैनिफेस्ट हुआ था, लेकिन देखो जरा
जिंदा कौन लौटा? एक कॉफिन कैरियर। जो भी हो, तो अभी बता क्या क्या हुआ था, मुझे रिकॉर्ड भी करना है। ये सुनकर अपना डिंग साओ क्या कुछ हुआ था, मतलब वही अपने ऊपर शक न जाए इस तरह, मतलब जो चेंज करना था उसको चेंज करके बता देता है। तो यहाँ हॉल ऑफ रिकॉर्ड के बंदा रिकॉर्ड करने के बाद कहता है, तेरे जैसा कचरा जो अपना स्पिरिट मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाता, वो बेहोश होने के बाद जिंदा बच गया, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये सुनकर अपना डिंग साओ कहता है, हाँ आप सही कह रहे। ये सुनकर वो हॉल ऑफ रिकॉर्ड का बंदा कहता है, हाँ हाँ ठीक है, अब मुझे पता चल गया क्या हुआ था, अब तू जा सकता है। ये सुनकर अपना डिंग साओ कहता है, लेकिन एक और चीज है, वो जो दो सीनियर ब्रदर्स के रिमेनिंग चीजें थे उनका क्या होगा? ये सुनकर वो हॉल ऑफ रिकॉर्ड का बंदा कहता है, कॉप्स डिवीजन के दो बंदे के पास ऐसा क्या कीमती चीज होगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तू लेगा कि नहीं लेगा, समझा? तो अब इसके बाद अपना डिंग साओ का काम खत्म हो गया। जब वो शायद अभी हॉल ऑफ रिकॉर्ड से बाहर आ रहा है, उसके सामने से ये सफेद बाल वाली लड़की गुजरती है, जिसके ऊपर अपना डिंग साओ ध्यान नहीं देता। वो अपने यहाँ मन में सोचता है, अब इसके बाद ब्यूरो ऑफ कंट्रोल को पता भी चल जाए कि मेरे पास स्पिरिट पर्ल ऑफ क्रियन है, तब उस सिचुएशन में मैं हॉल ऑफ रिकॉर्ड के नाम लेके बच सकता हूँ। अभी बस मेरे को सिर्फ एक ही काम के ऊपर फोकस करना चाहिए, वो है मेरे स्पिरिट मैनिफेस्टेशन को जल्दी से जल्दी हैच करना। लेकिन हम लोग को जब पीछे से ठीक से चेहरा दिखाई जाता है, तब पता चलता है ये वही बंदी है जो कि उस जगह पे गया था दो एविल स्पिरिट का ऑरा महसूस करके, जहाँ मतलब वो 6 आई स्पाइडर था और अपना डिंग साओ का स्पिरिट मैनिफेस्ट भी हुआ था। तो शायद इस लड़की के नाम बाई एक्सियाई है। ये बंदा बाई एक्सियाई शुक्र है तो फाइनली वापस आ गया। तो ये जो बंदा कह रहा है इसका नाम लिंग जाओ है, ये बंदा चीफ है साउथ कॉर्प्स डिवीजन का। तो ये सुनकर अपना बाई एक्सियाई चीफ लिंग को ग्रीट करता है और आगे कहता है, मैं जिस रास्ते से होके आ रहा था उसके करीब ही कुछ इविल ऑरा का फ्लक्चुएशन मुझे महसूस हुआ था, उसको ही मैं चेक कर रहा था, इसलिए मैं लेट हूँ। ये सुनकर चीफ लिंग कहता है, अच्छा ऐसी बात है, बताओ क्या हुआ था? उस रात को मुझे कुछ विचित्र इविल ऑरा महसूस हुआ था जो कि आसमान की और ऊंचे ऊंचे लहरों में दिखाई दे रहा था, जिस वजह से मैं घटना स्थल पे जल्दी से गया। लेकिन मैं वहाँ जाने के बाद सिर्फ एक 6th आई ब्लडी पॉइजन स्पाइडर के कॉर्प्स को ही देखा। लेकिन ये बात है, मैंने उस जगह पे स्कॉट वॉरियर और कॉफिन कैरियर के लाश को नहीं देखा। ये सुन के चीपलिंग हैरान हो जाता है। इस तरफ बाय आगे बताता है, क्या आप इस बारे में बता सकते हैं कंट्रोलर ब्यूरो ने ली मेंशन में कॉफिन स्कॉट करने का परमिशन दिया था? इस बात को सुन के चीप ली याद करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो परेशान होकर कहता है, नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, क्या उस बच्चे के साथ कुछ हो गया? ये कहते हुए जल्दी से बाइक को अपने पीछे फॉलो करने के लिए कहता है। तो यहाँ लिंग साओ एक्चुअली गया था हॉल ऑफ रिकॉर्ड में। तो जैसे कि अपने टिंग साओ ने अपना रिपोर्ट दे दिया था किस तरह क्या हुआ और किस तरह वो बचा, इस चीज को पढ़ के किसी वजह से अपना ये चीप लिंग रिलैक्स होते हुए सोचता है, वो बच्चा लकी निकला, शुक्र है उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वरना अगर उस बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं उस औरत को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो यारो ये अब क्या बात हुई? अपना टिंग साओ का बैकग्राउंड और उसको इविल स्पिरिट का मतलब सील करना, जो सील टूटने की वजह से एक बुढ़े को दिखाया गया था, मतलब वो बुढ़ा किसी वजह से अपने टिंग साओ का स्पिरिट मैनिफेस्टेशन को होने नहीं दे रहा था। मतलब स्टोरी का भी कॉम्प्लिकेटेड है, आगे बाद में पता चलेगा अपने एमसी का बैकग्राउंड क्या है। अभी चीप लिंग बाइक को रिकॉर्ड पकड़ा देता है जिसमें मतलब सेम बात लिखा हुआ है किस तरह टिंग साओ बचा उस इंसिडेंट को। लेकिन यहाँ क्या, ये लड़की चीप लिंग से पूछता है, क्या टिंग साओ अभी भी कॉपिंग कैरियर ही है? इसका मतलब ये लड़की अपने टिंग साओ को जानता था, लेकिन उसने जब टिंग साओ को देखा तब पहचाना क्यों नहीं? तो आगे स्टोरी में चीप लिंग बताता है, मतलब बाय ने जो पूछा ना उसका जवाब देता है, टिंग साओ और बाय को ब्यूरो ऑफ कंट्रोल ने टैलेंट लेवल हाई होने की वजह से चूज किया था, लेकिन अभी की बात किया जाए तो उसके लिए ये जो अरेंजमेंट है अभी के लिए ये सबसे अच्छा है उसके लिए। बाय तुम अच्छी तरह से जानते हो बाहर की दुनिया में इविल स्पिरिट की वजह से क्या कुछ चल रहा है। इसी बीच टिंग साओ जैसा बंदा जो कि स्पिरिट पावर को यूज नहीं कर सकता, उसके लिए ब्यूरो ऑफ कंट्रोल के कॉर्प्स डिवीजन ही सबसे अच्छी जगह है। लेकिन अभी इस तरफ तो देखो, 6 आई ब्लडी पॉइजन स्पाइडर से वो टिंग साओ अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, चाहे इसमें भाग के गया कितना ही बड़ा रोल क्यों ना हो, वो बच तो गया ना। इस चीज को सुन के अपना ये बाय कहता है, मुझे नहीं लगता ये सिचुएशन इतना ही ज्यादा सिंपल है। मैं जो तो इविल ऑरा को महसूस किया था उनमें से एक था 6 आई ब्लडी पॉइजन स्पाइडर का, लेकिन ये जो दूसरा ऑरा था वो किसका था? और ये मिस्टीरियस मास्टर कौन था जिसने उसका जान बचाया? इन बातों को सुन के चीपलिंग कहता है, ऐसा लग रहा है ये इंसिडेंट सच में
कोई सिंपल चीज नहीं था, मैं जरूर से इस बारे में इन्वेस्टिगेशन बैठाऊंगा। इस बात को सुनकर यह बंदी कहता है, चीफ लिंग क्या आप बता सकते हैं डिंग साओ अभी कहाँ रह रहा है? तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम इस लड़की को दिखाया जाता है। उसके अगले ही पैनल में अपना डिंग साओ अपने कॉटेज में आ गया है, जहाँ उसका बहन उसको देख के एक हक देता है और कहता है किस तरह डिंग साओ को उसने मिस किया। यहाँ डिंग साओ बड़े भैया की तरह अपनी छोटी बहन से पूछता है, ये जो मैं 5 दिनों के लिए काम पे गया था, तूने ठीक ठीक से खाना खाया था ना, ठीक ठीक से सोया था ना? तो डिंग साओ की छोटी बहन का नाम डिंग लिंगर है। ये कहती है, हाँ जरूर, आप जानते हैं मैं आपकी बात सबसे ज्यादा सुनता हूँ। तो अब यहाँ लिंगर की नजर अपनी डिंग साओ के क्लोज के ऊपर पड़ती है, मतलब जैसे कि दिख रहा है उसका क्लोज एकदम फाड़ा हुआ है। इस चीज को देख के लिंगर कहता है, बड़े भैया क्या आपने किसी डेंजर को इनकाउंटर किया आपके काम में? ये सुनकर डिंग साओ कहता है, अरे रिलैक्स रिलैक्स, तू देख रहा है ना मैं सेफली आ चुका हूँ। ये सुनकर लिंगर परेशान होकर कहता है, बड़े भैया आप फिर से मुझे झूठ कह रहे हैं ना? इन कुछ सालों से इविल स्पिरिट का मैनिफेस्टेशन होना आम सी जैसी बात हो गई है और आप कॉफिन कैरी करते हैं, खा रहे ऐसी हालात में उसके ऊपर मुंह के सामने आप झूठ कह रहे हैं। बड़े भैया आप इस कॉफिन कैरी करने वाले काम को छोड़ क्यों नहीं देते? आप यहाँ अपना डिंग साओ अपनी छोटी बहन की इन सारी बातों को सुनकर कहता है, सिली मेरी छोटी बहन, हर किसी को ब्यूरो के काम के लिए चूज नहीं किया जाता, वैसे भी मैं यहाँ अच्छे से काम कर रहा हूँ। उसके अलावा एक और बात तुझे क्या पता है? मेरा इन्फिन स्पिरिट अपनी सील को ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब कुछ ही दिनों में हमारी जिंदगी बदलने वाला है। डिंग साओ उसके छोटी बहन के कंडीशन के बारे में पूछता है, जो मतलब काम की वजह से वो 5 दिनों के लिए बाहर गया था ना। सवाल को सुनकर लिंगर कहता है, उसका हालत अभी ठीक है, लेकिन यहाँ अपना डिंग साओ देखने की कोशिश करता है उसका हालत अभी कैसा है। ये देख के लिंगर कहता है, बड़े भैया अब देखना बंद करिए, मैं नहीं चाहता अब इसको देखिए। ये सुनकर अपना डिंग साओ परेशान होकर कहता है, अच्छे बच्चे की तरह पीछे मुड़ो और मुझे देखने दो अभी कैसे हालत है। ये सुनने के बाद लिंगर पीछे मुड़ जाता है। तब हमें दिखाया जाता है लिंगर के पीछे के सर में एक और चेहरा उगड़ा है। भाई इसको देख के अपना डिंग साओ सोचता है, ये चेहरा पहले से अब बड़ा हो गया है। वो ब्रदर स्टोरी में चल क्या रहा है? तो यहाँ हमें इंफॉर्मेशन दिया जाता है, डिंग साओ को पहले पहले लगा उसके छोटे बहन के सर के पीछे की जगह बिना बालों का एक स्पॉट है बस, लेकिन लोग इस चीज को देख के गोश्त से भेंट बुलाते हैं और ऐसा कोई व्यक्ति के पीछे हमेशा खतरा दुर्भाग्य पीछा करता है। तो अब यहाँ लियोफेंग सिटी के बारे में आपको याद है ना, ये दोनों लियोफेंग सिटी के वासी थे, तो इन दोनों को लोग लियोफेंग सिटी को छोड़ के जाने में मजबूर करता है। तब अपना डिंग साओ अपनी छोटी बहन को लेके साथ लियोफेंग सिटी से भाग गया था। तो यहाँ छोटे डिंग साओ को लगा उसकी छोटी बहन अभी बीमार है और इस बीमारी से रिकवर होने का कोई ना कोई रास्ता मौजूद है, लेकिन उसकी छोटी बहन बड़े होने के साथ साथ धीरे धीरे हेयरलेस स्पॉट पे आंखें, नाक और ये पूरा चेहरा निकल आता है। तो यहाँ लियोफेंग सिटी में वो इंसिडेंट होने के बाद, मतलब जिस इंसिडेंट में 20,000 लोग मरे गए थे ना, उस इंसिडेंट के बाद ब्यूरो ऑफ कंट्रोल ने एक लॉ पास किया जिसमें डिसऑर्डर लोगों को सीधा सीधा मार दिया जाता है। तब छोटे डिंग साओ को लगा अगर वो अपनी छोटी बहन को किसी को भी दिखाएगा तब उसकी छोटी बहन को देख के ही लोग एक डिसऑर्डर मान के उसे सीधा सीधा मार देंगे। अब अपने यहाँ डिंग साओ छोटी बहन की इस हालत को देख के सोचता है, अब अगर मैं सच में किसी को अपनी छोटी बहन की इस कंडीशन को दिखाऊं तब वो पर्सन पक्का मेरी छोटी बहन को डिसऑर्डर का नाम देके मार देंगे। ये चीज मैं कभी नहीं होने दे सकता। वेल डिसऑर्डर क्या है हमें अभी पता नहीं है क्योंकि स्टोरी में बताया नहीं गया है, लेकिन किसी के सर के पीछे एक और चेहरा उगाना, जो कि मतलब वो जब छोटी बच्ची था तब की बात अलग थी, लेकिन अब जो ये पूरा चेहरा आ गया है तो मतलब श्योरली उससे डिसऑर्डर बोल के मार दिया जाएगा। तो अब इस तरफ लिंग और छोटी बहन अपने डिंग साओ का ये परेशानी वाला चेहरा देख के वो कहती है, बड़े भैया अब फिक्र करना बंद करिए, इतने सालों से मैं सही सलामत हूँ और अभी भी देखो मुझे कोई परेशानी नहीं हो रहा है। ये सुनकर अपना डिंग साओ तो बड़ा भाई है तो कहता है, लिंगर मैं अभी स्पिरिट पावर को कल्टीवेट कर सकता हूँ, तो मैं जब कॉर्प्स एस्कॉर्ट बन जाऊंगा तब मैं तेरे लिए और भी अच्छे अच्छे दवाई ढूंढूंगा। ये सुनकर अपना छोटी बहन हंस के कहता है, अरे भैया मैं आपके लिए हमेशा इंतजार करूंगा। अब वहाँ से सीन शिफ्ट होके हम इस बाई को दिखाया जाता है जो कि इस बंदे को पूछता है डिंग साओ का घर किस तरफ है। तो ये बंदा मतलब इशारे से दिखा देता है डिंग साओ का घर किस तरफ है, लेकिन क्या अपने डिंग साओ का पड़ोसी सिर्फ वो कॉफिन कैरियर होने की वजह से उसे पनौती मानता है, जिस चीज को अपना बाई भी नोटिस करता है और आगे सोचता है, डिंग साओ तो अभी तक किस तरह की जिंदगी जी रहा है, जो एक वक्त पे अनराइवल जीनियस था उसका पड़ोसी भी
उसे पनौती मान रहा है। इसके बाद हमें उन दोनों के बचपन को सीन के दिखाया जाता है। तो 6 साल पहले डिंग साओ के साथ इस लड़की को भी रिक्रूट किया गया था। इन लोगों को बोला जाता था जीनियस। तो इन जीनियस को ब्यूरो ऑफ कंट्रोल ट्रेनिंग देता था, जिसमें मतलब स्पारिंग भी इंक्लूडेड था। तो अब यहाँ 6 साल पहले ही अपने डिंग साओ का टैलेंट इतना ज्यादा था, ये सफेद वाला लड़की भी तब डिंग साओ को फॉलो करना चाहता था। और यहाँ हमें एक मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ ये लड़की अपने डिंग साओ को सरपास करने की बात करती है। ये सुन के डिंग साओ भी एक अच्छे लेकिन टैलेंटेड ब्रदर की तरह इस बाय को इंकरेज किया करता था। लेकिन अपने डिंग साओ का टैलेंट ज्यादा होने की वजह से इंपीरियल कैपिटल ऑफ ब्यूरो ऑफ कंट्रोल ने अपने डिंग साओ को सिलेक्ट किया था और इस लड़की को रिक्रूट किया था। बाह्य एकेडमी ऑफ क्लियरवॉयंस। इस तरह उन दोनों की बात अलग अलग हो गया था तब, और अभी वहां से सीन शिफ्ट होके हमें दिखाई जाता है ये बाय लड़की अपने डिंग साओ के दरवाजे के पीछे खड़ा होके यही चीज सोच रहा था। उसने कभी इस तरह डिंग साओ के साथ मुलाकात होगा सोचा नहीं था। और किस तरह भाग्य के बारे में सोचता है, मतलब भाग्य भी लोगों को क्या से क्या बना देता है। तो यहाँ भाई डिंग साओ के कॉटेज के अंदर जाने के लिए मतलब दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन दरवाजे के पीछे से आवाज सुनता है, मतलब डिंग साओ और उसके बहन बात कर रहे थे। ये सुन के अपना ये भाई ये सोचते हुए रिटर्न चल जाता है कि अभी वो अगर डिंग साओ से मिला तब से डिंग साओ अलर्ट हो जाएगा, उसे वेट करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन पूरा होने तक। इस तरह अपने डिंग साओ को कुछ मतलब महसूस होता है, जिसकी वजह से वो दरवाजे की तरफ देखता है, लेकिन इसका सिस्टर लिंगर कहता है क्या हुआ ब्रदर। ये सुन के अपने डिंग साओ और कुछ मतलब ध्यान नहीं देता, वो मतलब खाना वगैरह खाने की बात कर रहा था ना, वही चीज कहते हुए अंदर चला आता है। इस सीन के बाद उस दिन को रात को दिखाया जाता है। अपना डिंग साओ यहाँ पे आप कल्टीवेट कर रहा है और हमें वही फिर से उस स्पिरिट पैलेस और स्पिरिट सीट को भी दिखाया जाता है, जो कि कह रहा है मास्टर मुझे और स्पिरिट एसेंस चाहिए, मैं अभी भी भूखा हूँ। ये सुनकर डिंग साओ कहता है मैं जानता हूँ और मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा और ज्यादा स्पिरिट एसेंस हासिल करने का। ये कह के वो अपने मन में सोचता है कि इस तरह वो अगर और स्पिरिट एसेंस जगह नहीं कर पाए तब वो 3 स्टार स्पिरिट डिसाइपल बन के ही रह जाएगा और उसे अब स्पिरिट एसेंस इकट्ठा करने के लिए मर्चेंट टावर जाना पड़ेगा कल। तो हमें अगले ही सीन में मर्चेंट टावर को दिखाया जाता है। तो ये मर्चेंट टावर भी अपने ब्यूरो ऑफ कंट्रोल का एक भाग है। तो अब यहाँ अपना डिंग साओ मर्चेंट टावर में आके इस बंदे को कहता है लिटिल मंकी आज तो ड्यूटी पे है। ये सुन के बंदा कहता है अरे डिंग साओ ब्रदर आपको फिर से स्पिरिट एसेंस चाहिए है ना। तो इस बंदे का नाम हु ई है और ये मतलब मर्चेंट टावर वर्कर है। ये सुनकर अपना डिंग साओ कहता है हाँ, और पता है इस बार के मिशन में मेरे साथ जाने वाले 2 स्क्वाड ब्रदर मर गए हैं, लेकिन उनका जो सामान था सेक्रेटरी ने कहा था मैं रख सकता हूँ। तो ये कुछ तलिस्मन है जिसको अपना डिंग साओ शायद बेचने आया है यहाँ पे। तो इस बात को सुन के वो लिटिल मंकी कहता है क्या दोनों के दोनों स्क्वाड ब्रदर ही मर गए। अरे डिंग साओ ब्रदर आप ठीक है ना। ये सुनकर अपना डिंग साओ कहता है अरे हाँ मैं ठीक हूँ, तो पहले बता इन चीजों का दाम क्या बनेगा। तो इस तरह वो लिटिल मंकी सारे चीजों को चेक करके कैलकुलेट करके 20% डिडक्ट करके जो अपने डिंग साओ को पैसे मिलेगा वो है 14,500। ये सुनकर अपना डिंग साओ कहता है 120 का लिंगर के लिए मेडिसिन दे। अबे मेडिसिन क्या है बताया नहीं जाता। इसके बाद 200 ग्राम स्पिरिट एसेंस लेता है और बाकी का पैसा जो बचता है उसको यूज करता है 2 सेट का। एक तलवार का तलिस्मन लेता है और शैडो का तलिस्मन लेता है और 6 हेस्ट का तलिस्मन लेता है, मतलब वो भागने वाला तलिस्मन है ना। ये सुन के अपना ये लिटिल मंकी सारे सामानों को पैक करके अपने डिंग साओ को दे देता है। अब डिंग साओ इन चीजों को ले जाते हुए सोचता है आधा महीना बचा है किसी टेस्ट के लिए और उसे इन दिनों में कल्टीवेट करके ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। मतलब अपना डिंग साओ उस टेस्ट में हिस्सा लेने के बारे में सोच रहा है और आगे सोचता है अगर मैं लिंगर के लिए और ज्यादा अच्छे मेडिसिन लेना चाहता हूँ तो मुझे स्क्वाड वॉरियर बनना ही पड़ेगा। तो इस तरफ हमें इन बंदों को दिखाया जाता है जो कि कह रहा है इस बार का टेस्ट पहले से और ज्यादा मुश्किल कर दिया है। ये सुन के मोटा वाला बंदा कहता है अरे सीनियर ब्रदर इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं। ये सुन के सीनियर ब्रदर कहता है अरे क्या तुझे पता नहीं है कॉर्प्स डिवीजन को लोग कहते हैं इनको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता लेकिन इनको पैसे ज्यादा दिया जाता है, इसलिए वो लोगों को छटाई करने के लिए स्पिरिट डिवीजन को पार्टिसिपेट करवा रहा है। इसमें अपना चिप लिंग भी कुछ कर नहीं पाया। पता है मैंने तो इतना तक सुना है जो लोग कॉर्प्स डिवीजन में पार्टिसिपेट कर रहा है उन लोगों को डुएल करना पड़ेगा स्पिरिट डिवीजन के लोगों के साथ। ये सुन के मोटा वाला बंदा कहता है अरे आप क्या कह रहे हैं डुएल। स्पिरिट डिवीजन कभी भी कॉर्प्स डिवीजन के लोगों को पसंद नहीं करता और यहाँ तो खुला मौका मिल गया है, स्पिरिट डिवीजन के लोग अपने कॉर्प्स डिवीजन को बुली करेंगे। इस तरफ ये सारी बातें अपने डिंग साओ के साथ साथ
ये तीनों स्पिरिट डिवीजन के बंदे भी सुन रहे थे। तो यहाँ ये टोपी वाला बंदा कहता है, बॉस क्या हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए इस टेस्ट में? ये सुन के सीनियर सिस्टर कहता है, अरे ओ टोपी वाले, तू क्या डर गया? इन बातों को सुन के ये बॉस कहता है, अगर तू आगे नहीं बढ़ेगा इसका मतलब तू पीछे छूट रहा है। इस बार इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कॉर्प्स डिवीजन में हमेशा से छुपा रह जाएगा। तो इन बातों को अपने टिंगसाओ भी सुन रहा था। वो यहाँ अपने मन में सोचता है, अगर ये तीनों भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे इसका मतलब तो सिर्फ एक ही है, मेरे चारों ओर एनिमी ही एनिमी है। अब इस सीन के बाद हमें टिंगसाओ को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ अपना टिंगसाओ 3 फ्लाइट टैलिस्मैन यूज करके ये 3 पेड़ को उड़ा देता है। इस चीज को देख के उसे विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि अभी उसके पास जो स्पिरिट पावर है वो प्रचुर मात्रा में है, जिससे फ्लाइट टैलिस्मैन जैसे टैलिस्मैन को जिनको कंट्रोल करना बेहद ही मुश्किल होता है वो आसानी से यूज कर पा रहा है। इस प्रचुर मात्रा में स्पिरिचुअल पावर को देख के अपना टिंगसाओ खुश हो रहा था। उसी वक्त उसका जो स्पिरिट सीड है अपने मास्टर को कांग्रेचुलेट करता है और कहता है, मास्टर कांग्रेचुलेशन, आप अभी 6 स्टार स्पिरिट डिसाइपल बनने के साथ साथ आपके पास जो स्पिरिचुअल पावर है इनके साथ आप 7 स्टार स्पिरिचुअल डिसाइपल के साथ भी लड़ के जीत सकते हैं। ये सुनकर अपना टिंगसाओ बड़ी ही खुश होके पहाड़ों से इधर उधर छलांग मारते हुए चोटी तक पहुंचने की कोशिश करता है, जैसे कि उसके पैर में पंख लग गए हैं। और यहाँ जैसे कि देख सकते हो बादलों के ऊपर अपना जो स्पिरिचुअल पावर यूज करने का मजा इसको फील करने लगता है और जोर जोर से एकदम खुश होकर कहता है, कॉर्प्स डिवीजन का टेस्ट मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ हम लोग को सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। तो अब यहाँ अपना चीफ लिंग अनाउंस करता है किस तरह इस बार का कॉर्प्स डिवीजन का जो टेस्ट है वो डिफरेंट है, क्योंकि पहली बात तो ये है इस टेस्ट में स्पिरिट डिवीजन के लोग भी हिस्सा लेंगे। दूसरी बात ये होगा ये टेस्ट एक सीक्रेट जोन में कंडक्ट किया जाएगा, जिसको हम दोनों कॉर्प्स डिवीजन और स्पिरिट डिवीजन नजर रखेंगे। और मतलब यहाँ आगे का रूल बताने लगता है। इस तरफ नॉलिंग सिटी का सिटी लॉर्ड, इसका नाम है बाई सू, ये अपने डॉटर यानी कि बाई एक्सआई को पूछता है। तो ये सफेद बाल वाली लड़की सिटी लॉर्ड का डॉटर है। तो यहाँ सिटी लॉर्ड पूछता है, एक्सआई तो किस साइड लेगा? ये सुनकर अपना भाई कहता है, स्पिरिट डिवीजन इस बार कोई अच्छे इरादे से नहीं आया है। इस तरह भी जो सीक्रेट डिवीजन का बंदा है ये सीक्रेट डिवीजन का चीफ है और इसका नाम जोंग टियांग जिंग है। तो ये आगे रूल बताता है, जो टीम सबसे ज्यादा सीक्रेट रियम्स के डीमन को मारेगा और सोल को शांति पहुंचाएगा उनको प्रोमोट किया जाएगा, और जो टीम इस काम को नहीं कर पाएगा उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये बोल के ये बंदा कहता है, मुझे उम्मीद है कॉर्प्स डिवीजन के लोग कुछ ज्यादा ही मात्रा में डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। इन बातों को सुन के आप कॉर्प्स डिवीजन के बंदे बातें करने लगते हैं किस तरह वो स्पिरिट डिवीजन के हाथों कुचले दिए जाएंगे। ये सुन के ये बंदा कहता है, अरे ये टीम कंपटीशन है, हम लोग अगर सही सही से काम करे ना हम लोग भी जीत सकते हैं। इन बातों के बीच अब ये बंदा आता है जो कि नंबर से डिसाइड करेगा और मिक्स्ड भी करेगा कौन से टीम में कौन सा मेंबर जाएगा। इस रूल को सुन के अपने टोपी वाला बंदा पहले जाके वो नंबर वाले स्टिक को उठाता है। तो इन तीनों का नंबर सेम आता है, इसका मतलब ये तीनों एक ही टीम में रहेंगे। इस चीज को देख के ये टोपी वाला बंदा खुश होने लगता है और कहता है, बॉस हम लोग एक ही टीम में हैं। ये सुन के इसका बॉस कहता है, अच्छी बात है, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। इस तरफ अपना ये चीफ लिंग, वो टोपी वाला बंदा और ये बॉस और ये लड़की इन तीनों की टीम को देख के सोचता है, इस टीम में एक 8 ग्रुप का बंदा है और 2 9 ग्रुप का, एक काफी अच्छा ग्रुप है। अब वहाँ से सीन सब के हमें टिंगसाओ को दिखाया जाता है। तो यहाँ अपने टिंगसाओ को देख के सब लोग मतलब बात करने लगते हैं कि ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है। मतलब एक कॉफिन कैरियर को कॉर्प्स डिवीजन के एस्कॉर्ट करने वाले कंपटीशन में देख के सब लोग मतलब हैरान होते हैं। तो यहाँ अपना टिंगसाओ कहता है, मैं इस कॉर्प्स डिवीजन के टेस्ट में हिस्सा लेना चाहता हूँ। तो यहाँ अपने टिंगसाओ को देख के ये भाई और इसका फादर चौंक जाता है। इस तरफ मुझे अब समझ में आया ये बंदा कौन है, ये मुटका वही रिकॉर्ड डिवीजन का बंदा है। तो यहाँ टिंगसाओ के इस बात को सुन के ये मुटका कहता है, क्या तू यहाँ पार्टिसिपेट करने आया है? देख तेरे पर मेरे को ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सुन, तू एक कॉफिन कैरियर है जो कि स्पिरिट पावर को यूज नहीं कर सकता, और ये टेस्ट कॉर्प्स डिवीजन का एस्कॉर्ट वॉरियर का टेस्ट है। ठीक से सुन लिया ना, तो भागे यहाँ से। ये सुनकर अपना टिंगसाओ कहता है, टेस्ट के रूल में एक कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कॉफिन कैरियर इस टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो मुझे अब नंबर ड्रॉ करने दीजिए। इस बात को सुन के वो मोटा कहता है, अगर तू सच में पार्टिसिपेट करना ही चाहता है तो तुझे पहले अपने स्पिरिट पावर का टेस्ट देना पड़ेगा जो कि उस तरफ है। अबे वो सुन, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ खुद को इस तरह लज्जित मत कर और ऐसे जा। तो इस बात को सुन के अपना एक छोटा मंकी कहता है,
है ये गलत हो रहा है। सिर्फ फादर टिंगसाई को ही क्यों स्पिरिट पावर को टेस्ट करवाया जा रहा है, जबकि यहाँ बाकी के लोग को स्पिरिट पावर टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को सुन के ये मोटा कहता है क्योंकि यहाँ मौजूद सब लोगों के पास स्पिरिट पावर मौजूद है, इसको छोड़ के। तो यहाँ तो अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है तुझे पहले शो करना पड़ेगा तेरे पास स्पिरिट पावर है कि नहीं। ये सुनकर अपना टिंगसाओ कहता है ठीक है, मैं पहले इस टेस्ट को दे देता हूँ। तो यहाँ अपना टिंगसाओ टेस्ट के ऑल्टर में हाथ रखते हुए सोचता है ये बैगुआ एरे इस एरे का नाम है जो कि सिर्फ स्पिरिट पावर को टेस्ट करता है, न कि स्पिरिट मैनिफेस्टेशन को। तो उसे यहाँ फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस उसे थोड़ा सा अपने स्पिरिट पावर को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि हम लोग को पता है अपने टिंगसाओ के पास स्पिरिट पावर प्रचुर मात्रा में मौजूद है। तो यहाँ अपना टिंगसाओ जब स्पिरिट पावर को उस ऑल्टर में डालता है या कह लो एरे में, तो वहाँ 3 रिंग अपीयर होता है। इसका मतलब वही 3 स्टार स्पिरिट डिसाइपल शो हो रहा है। तो अब इस चीज को देख के अपने लिटिल मंकी खुश हो जाता है, लेकिन उस तरफ चिप लिंग चौंक उठता है और जोर से कह उठता है क्या अभी इस बच्चे के पास स्पिरिट पावर मौजूद है। इस तरफ अपने टिंगसाओ के स्पिरिट पावर को देख के एक टोपी वाला बंदा कहता है तो पिछली बार वो जो भागा था सिर्फ लक की वजह से नहीं था। हाँ, इस चीज को देख के अपने मोटा बॉस सोचता है तो वो पावर स्पिरिट पावर किरण का नहीं था, मतलब अपने टिंगसाओ ने पिछली बार जो स्पिरिट पावर यूज किया था उसकी बात अभी ये सोच रहा है। इस तरफ अपना टिंगसाओ इस मोटे बंदे को जो कि सेक्रेटरी है कहते है तो मिस्टर सेक्रेटरी अब मैं नंबर ड्रॉ कर सकता हूँ है ना। तो यहाँ सेक्रेटरी कहता है हाँ अब तो नंबर ड्रॉ कर सकता है। इस तरफ अपना टिंगसाओ नंबर ड्रॉ कर रहा था, लेकिन उस तरफ चिप लिंग अपने मन में सोचता है अभी इस बच्चे के पास स्पिरिट पावर है, लेकिन ये जो इस बार का टेस्ट है ये भी डेंजरस है। ये सोचते ही अपना चिप लिंग पीछे से कुछ करता है और यहाँ आगे सोचता है जो भी हो मुझे और सतर्क होके कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। तो यारो ये जो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन है मुझे ऐसा लग रहा है ये हमारे एमसी के लिए ही है। तो इस तरफ अपने टिंगसाओ ने जिस नंबर को चूज किया था उसके मुताबिक वो अभी इन तीनों की टीम में जाएगा। भाई साहब इस चीज को देख के अपने टोपी वाला बंदा कहता है कॉफी कर यार, कई दिनों से मिले नहीं। इस तरह सीनियर सिस्टर कहता है लिटिल ब्रदर फिक्र मत करो, हम लोग तुम्हारे ख्याल रखेंगे। लेकिन अपना ये मोटा बॉस कुछ नहीं कहता। तो अब इसी के साथ एपिसोड भी खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए, और लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। तो बाय।